हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बेटा आपकी क्लासेस जो हैं अल्टरनेट ऑर्डर में हो रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इसलिए। ठीक है, बाकी टाइपिंग आपकी हो चुकी सारी क्लासेस की, बस टाइम मिलते ही आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बाकी एक बार हम देख लेते हैं प्लेलिस्ट। बेटा सभी तैयार हो गई हैं सभी चैप्टर की, तो आप लोग प्लेलिस्ट में से जाके सारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस देख सकते हैं, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के और बाकी टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाती हैं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, बाकी वहाँ से नोटिफिकेशन भी हर चीज़ का आपको मिलता रहेगा। फिलहाल देख लेते हैं एक बार हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, अब आज क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। बाकी ये क्लास तो पता ही है आपको, सीटेट जुलाई 2024 के लिए चल रही है। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी, नोट से लेकर किसी भी तरीके से कोई भी इश्यूज़ हो, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं हमने गणित क्या है ये पढ़ लिया है, गणित के तीनों उद्देश्य, गणित की प्रकृति पढ़ ली है। आज हम गणित की भाषा पढ़ेंगे और गणित में सोच के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इन दोनों को कवर करेंगे। बाकी अभी बहुत लंबा सिलेबस है हमारा। तो जैसा कि अभी मैंने बोला, आज का टॉपिक है आपकी गणित की भाषा। ठीक है, गणित की क्या होता है, गणित के बारे में क्या है, सब कुछ जानते हैं हल्के हल्के तरीके से। पहला पॉइंट आपका कहता है कि गणित स्वतः एक भाषा है। बिल्कुल, गणित एक स्वतः भाषा है जिसको सीखने के लिए बेटा हमें किसी दूसरी भाषा की सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो होती है विभिन्न चिन्हों और नियमों पर क्या होता है, उस पर आधारित होती है या उस पर चलती है। यानी गणित के जितने भी सूत्र हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, सब एक चिन्हों पर और नियमों पर क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, इसके सीखने के लिए, जैसे कि अभी मैंने बोला, इसके ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की क्या है, ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर, यानी कि अगर कोई इंग्लिश भाषी है, अंग्रेज़ी भाषी है या हिंदी भाषी है, तो उसे सीखने के लिए, यानी कि अंग्रेज़ी भाषी को गणित सीखने के लिए पहले हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट ही अपनी जो उसकी मातृभाषा है, उसी मातृभाषा से गणित को सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको सीखने के लिए अतिरिक्त भाषा सीखना पड़े। ठीक है, अर्थात हम लोगों की सामान्य भाषा ही क्या होती है, गणित की भाषा होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। फिर कहता है कि गणित के ज्ञान अर्जन के लिए कोई जन्मजात या आनुवांशिक लक्षण नहीं पाया जाता है। बिल्कुल, अर्थात हर कोई सामान्य वाला गणित सीख सकता है। बिल्कुल, जैसे कि इस पॉइंट ने बोला कि ज्ञानार्जन के लिए हमें जन्मजात यानी आनुवंशिक, यानी कि मेरे जीन्स में अगर मेरे पापा या मेरे दादा अगर मैथ के डॉक्टर थे, यानी कि पीएचडी करे हुए थे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे जीन्स में भी गणित हो। ऐसा नहीं है कि मैं भी गणित में पीएचडी करूँगा। ठीक है, तो गणित जो होती है जीन्स के माध्यम से नहीं चलती है। गणित का सीखना हर कोई व्यक्ति सीख सकता है, भले ही उसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती है या वो कोई भी भाषा नहीं जानता है, फिर भी वो डायरेक्ट गणित को सीख सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे आस पड़ोस में कुछ पुराने बुज़ुर्ग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कैलकुलेशन वो हमसे अच्छी करते हैं। आपने देखा होगा, जब तक हम उंगलियों से जोड़ पाते हैं तब तक वो हमें मुँह ज़बानी आंसर दे देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आस पड़ोस में। इसलिए उसको सीखने के लिए ना तो ही जन्मजात की ज़रूरत होती है, ना ही आनुवांशिक लक्षण की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गणित में सोच के प्रकार। एक है हमारा अभिसारी, एक है हमारा अपसारी। एक बार हम समझ लेते हैं अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। बेटा अपसारी का मतलब होता है कि एक जगह, यानी कि जैसे एक हमारी टॉर्च है, यहाँ से एक लाइट निकलती है जो हर जगह क्या होती है, फैल जाती है। देखा होगा आपने, यानी कि एक बिंदु से कई बिंदु की ओर जाना, उसे हम अपसारी बोलते हैं। यानी कि कोई क्वेश्चंस या हमारा कोई सम ऐसा हो जिसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसे हम अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, अपसारी इसका उल्टा होता है। ठीक है, अभिसारी क्या होता है, कई बिंदु से हम एक बिंदु पर आते हैं, कई बिंदु से हम एक बिंदु पर आते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊं कि मैंने बोला बताओ कितने और कितने 12 होते हैं, या कितने नंबरों का गुणनफल या किसका गुणनफल 12 होता है। तो आप कहोगे सर कि 1 और 12 का गुणनफल 12 होता है, ऐसी तो बोलोगे ना। 2 और 6 12 होता है सर, है ना। 3 चौक 12 होता है सर। तो जिसके एक से अधिक उत्तर हों या एक से अधिक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, देखो इस तरीके से इसके कई क्या हैं, पहलू हैं। यानी कि जिसके एक से अधिक ज़्यादा उत्तर हों, या उसको हम आइडियाज़ पर आधारित होते हैं, यानी कि इसे हम खुला अंत वाला प्रश्न भी बोल सकते हैं। जबकि अगर मैंने बोला आपसे कि बताओ कितने और कितने का सम 12 हुआ,
तब आप कहोगे सर 1 और 11 का सम 12 हुआ, 12 और 0 का सम 12 हुआ। इस तरीके से ये भी सब अपसारी होता है। और यदि मैं कह दूँ बताओ 4 + 3 यानी कि 4 + 3 कितने हुए, तो आप ये फैक्ट पर आधारित है, यानी कि आप इसका उत्तर एक ही बताओगे कि सर 7 हुआ। यानी कि इसमें सोचने का वक्त, सोचने का नहीं मिला, ना ही वो चिंतन कर पाया। यानी कि फैक्ट पर जो आधारित होते हैं उसे हम अभिसारी बोलते हैं, उसमें बंद अंत वाला बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप उसे रटेंगे सिर्फ, उसी भारत की राजधानी दिल्ली। तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसे याद ही करना पड़ेगा। मैंने बोला उत्तर प्रदेश की राजधानी, आपने बोला लखनऊ, तो ये फैक्ट पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक एक करके पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो अभी सारी प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जाता है। अभी मैंने यही बताया आप लोगों को, इसे बंद अंत वाला प्रश्न कहते हैं। जस्ट अभी मैंने यही समझाया आपको। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जाता है, इसे हम खुला अंत वाला प्रश्न बोलते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ यही समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि भारत की राजधानी क्या होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है, तो ये फैक्ट पर आधारित होते हैं। और जो क्वेश्चन फैक्ट पर आधारित होते हैं उसमें बच्चा चिंतन नहीं कर पाता है, और जो फैक्ट पर आधारित होते हैं, सॉरी नहीं होते हैं, उसे हम, वो आइडियाज़ पर आधारित होते हैं, तो उसमें बच्चा चिंतन कर पाता है, यानी कि उसको एक से अधिक तरीके से क्या है सामने वाला प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, यही अभी मैंने बताया था। ऐसे प्रश्न विचारों को खोलने का अवसर नहीं देते हैं। ठीक है, ये वाले जो प्रश्न होते हैं इससे विचार खुल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं खुल पाते हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया ये फैक्ट पर आधारित होते हैं, जबकि इससे खुल पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कितने और कितने का गुणनफल 24 होगा, तो आपने कहा सर कि 1 और 24 का गुणनफल 24 होगा, 12 दूनी 24 गुणनफल होगा, तो विचार खुल रहे हैं इसमें, जबकि इसमें विचार नहीं खुल रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है। जैसे अभी मैंने बताया अभिसारी चिंतन केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर केंद्रित होता है, यानी कि इसके केवल एक ही उत्तर, यानी कि ये फैक्ट पर आधारित होते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चा खोज नहीं पाता। जैसे मैंने बोला कि बताओ कि इत्र नगरी किससे कहते हैं, तो आप वो फैक्ट पर आधारित है, आप उसका केवल एक ही उत्तर देंगे, यानी कि कन्नौज। ऐसे तो होगा ना। जबकि अपसारी चिंतन जो होता है आपके खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है ना, कुछ नया करने की, क्योंकि एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, खुला अंत वाला होता है, इससे बालक सृजनशील बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार के चिंतन में बालक रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल जो फैक्ट होते हैं उसे रटना ही पड़ेगा। अगर भारत की राजधानी दिल्ली है तो आपको समझना नहीं, यानी कि इसको याद रटना ही पड़ेगा, यानी कि ये फैक्ट पर आधारित होते हैं, और इसमें क्या होता है, बालक सृजनशील बनते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब इससे बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन इन जो मैंने अभी थ्योरी कराई है क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कहता है कोई दो पूर्णांक ऐसे बताइए, संख्याएं लिखिए जिसका योगफल हमेशा क्या हो, ऋण पूर्णांक हो। तो मैंने आपको बताया ऐसे बहुत से नंबर हैं जिनका योग करने पर क्या होता है, ऋण पूर्णांक होगा। बताता हूँ कैसे करके। मैंने बोला -1 + -2, बताओ कितना हुआ। तो आपने बोला सर माइनस और प्लस माइनस, 2 और 1 3। ठीक, देखो एक ये ऋण पूर्णांक हो गया और एक ये ऋण पूर्णांक हो गया। इन दोनों का सम करने पे कैसा आया, ऋण पूर्णांक आया। ठीक, मैंने बोला कि -4 + -8, ये भी ऋण पूर्णांक है, ये भी ऋण पूर्णांक है। इन दोनों का सम करने पर क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा बेटा। -4 प्लस और माइनस माइनस और 8, ये हो गया 12। तो यानी कि ये खुला अंत वाला है कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि किन किन का योगफल करने पे ऋण पूर्णांक आता है। तो ऐसे बहुत से नंबर है जिनका योगफल करने पे क्या होगा, ऋण पूर्णांक आएगा। ठीक है, यानी कि ये तार्किक प्रश्न नहीं है, खुला अंत वाला, बंद अंत वाला। देखो बंद अंत वाला तो नहीं है क्योंकि इसके क्या है, एक से अधिक उत्तर हमको मिल रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक देख लेते हैं, शायद और भी क्वेश्चन है हमारा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शायद स्लाइड में आ चुका है, फिर भी ले लेते हैं। गणित विज्ञान है, ये हमारी पहले ही स्लाइड का क्वेश्चन है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, गणित संख्या एवं स्थान का विज्ञान है। उपयुक्त सभी, तो गणित मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, गणित गणनाओं का, तार्किक का, संख्या एवं स्थान का विज्ञान है। एक देख लेते हैं और देखो ये वाला शॉर्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसे बेटा। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए।